नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और विवेकानंद एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्व, पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3 इसलिए क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 तथा ब्रिटिश संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि अमेरिकी संविधान और आयरलैंड के संविधान से कौन से तत्वों को लेकर हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। और तीसरे पार्ट में यानी कि आज हम देखेंगे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से तत्वों को लेकर हमने भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो दोस्तों, मैं उन तत्वों का केवल आपको नाम नहीं बतलाऊंगा, बाकी वे होते क्या हैं और उनकी प्रकृति क्या है, इस प्रकार उनका पूर्ण विश्लेषण आपके सामने आज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और एजुकेशन से संबंधित ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए विवेकानंद एजुकेशन हब को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए तत्वों को आप एक कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं। कोड है संयुक्त व्यासम। कोड क्या है? संयुक्त व्यासम। इस प्रकार इससे 3 तत्व हमें पढ़ने को आज मिलेंगे। संयुक्त से बनता है संयुक्त बैठक, जिसे आप ज्वाइंट सिटिंग भी कह सकते हैं। अब ये संयुक्त बैठक क्या होती है और क्यों बुलाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी लोकसभा और राज्यसभा की साथ में बैठक होती है तो उसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। और ये बैठक आखिर बुलाई क्यों जाती है? तो जब किसी विधेयक या किसी अन्य विषय पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतिम रूप से असहमति हो जाए या फिर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह संयुक्त बैठक बुला सके। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं व्या। तो व्या से बनता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अब ये व्यापार, वाणिज्य और समागम क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। तो सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक ही माना जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए कि जब हम किसी वस्तु को इसीलिए खरीदते हैं ताकि उसे बेचकर हम मुनाफा कमा सके, तो इस प्रकार मुनाफा कमाने के लिए क्रय और विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। और जब हम व्यापार किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, चाहे सब्जी का करें, चाहे फलों का करें, चाहे कपड़ों का करें, और जब हम किसी भी चीज़ का व्यापार करते हैं तो उस व्यापार करने के दौरान जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो सारे के सारे वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य के बाद बात करते हैं समागम की। तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का एक समूह होता है या कोई संगठन होता है, तो वे अपने क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए समय समय पर मिलते हैं, अर्थात मिलकर वे सभाएं करते हैं। तो सभा करने की स्वतंत्रता को ही समागम की स्वतंत्रता कहा जाता है। तो इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का ये जो अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। अब बात करते हैं सम से। तो सम से बनता है समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कॉनकरेंट लिस्ट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनमें एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। एक कहलाती है केंद्र सूची, या जिसे आप संघ सूची या यूनियन लिस्ट भी कह सकते हैं। दूसरी कहलाती है राज्य सूची, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। और तीसरी कहलाती है हमारी समवर्ती सूची, जिसे हम कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो केंद्र सूची या संघ सूची में वह विषय शामिल है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। राज्य सूची में वह विषय शामिल है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के विधानमंडलों को है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून कोई भी बना सकता है, संसद भी और राज्यों के विधानमंडल भी। लेकिन अगर दोनों कानूनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमेशा केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। और दोस्तों याद रखिएगा, समवर्ती सूची जब संविधान में शामिल की गई थी तो उसमें 47 विषय शामिल थे। अब उन विषयों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 52, यानी कि 52। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान की। तो दोस्तों, कनाडा के संविधान से भी हमने भारतीय संविधान में कुछ तत्वों को शामिल किया है, जिसे हम एक कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं। और वह कोड है राज्यपाल का अंश। देखने में लग सकता है वह राज्यपाल का अनस लिखा है, लेकिन ना के नीचे हलंत लगा है, इसलिए ना है आधा। तो राज्यपाल का अंश, उसमें का को भूल जाइए तो होता है राज्यपाल अंश। अब राज्यपाल अंश से 4 तत्व बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल से। तो राज्यपाल से बनेगा राज्यपालों की नियुक्ति।
अब राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में दो बातें आप याद रख लीजिए जो हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट की। राज्यपालों की नियुक्ति होती कहाँ है? तो राज्यपालों की नियुक्ति भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यपालिका प्रमुख के रूप में की जाती है। जिस प्रकार संघ का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार विभिन्न राज्यों का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। ये बात अलग है कि यह औपचारिक प्रमुख होता है। और इन राज्यपालों की नियुक्ति करता कौन है? तो इन राज्यपालों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर विभिन्न राज्यों में करता है। अब राज्यपालों की नियुक्ति हो गया, ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आ से। तो आ से बनता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब इस पूरे के पूरे वाक्य को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये अवशिष्ट शक्तियाँ, जिसे अंग्रेजी में रेसिडुअरी पावर्स भी कहते हैं, ये आखिर होती क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में इसको समझाया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। आप पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल संक्षेप में आपको बतला देता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी शक्ति से संबंधित विषय दो प्रकार के हैं। एक विषय वह है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, और दूसरे विषय वह हैं जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, जिनमें कुछ ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र की संसद और राज्यों के विधानमंडल को दी गई है। अब कोई ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो उन 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों में शामिल ना हो। तो फिर ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों में शामिल नहीं है, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति ही दोस्तों अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। बिल्कुल याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों में शामिल ऐसे विषय जो शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति ही अवशिष्ट शक्ति या रेसिडुअरी पावर कहलाती है। अब ये यहाँ वाक्य ध्यान दीजिए। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसका मतलब है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को दी गई है, क्योंकि कानून तो संसद बनाएगी। केंद्र का मतलब केंद्र की विधायिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास अर्थात भारतीय संसद के पास है, जिसका सरल सा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ऐसा नया विषय उत्पन्न होता है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में बतलाई गई सूचियों में नहीं है, तो फिर उस विषय पर कानून कौन बनाएगी? तो उस विषय पर कानून बनाएगी भारत की संसद। याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। सेवा कर आपने सुना होगा, अभी तो वह समाप्त हो चुका है, सर्विस टैक्स, क्योंकि अभी आ गया है जीएसटी, और जीएसटी में ही उसे शामिल कर दिया गया। लेकिन जब पहली बार सर्विस टैक्स या सेवा कर को जो एक विषय आया और उस पर कर बनाने की बात की गई, तो ये कर भारत सरकार को मिल गया। क्यों? क्योंकि सेवा कर का जिक्र संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों में नहीं था। तो ये नया विषय उभर कर आया, इसलिए इस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल गई? संसद को। अब बात करते हैं आधाना से। तो आधाना से बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, न्याय निर्णय। क्या बनता है? न्याय निर्णय। अब आप तीसरा पॉइंट देखिए जो लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जिसको याद रखने के लिए मैंने आधा ना का उपयोग किया और लास्ट के 2 वर्ड को बोला कि न्याय निर्णयन। अब ये उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन क्या होता है? तो आपने आर्टिकल 143 के बारे में सुना होगा, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे विधि या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगे जाने पर, जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्शी न्याय निर्णय या सलाह देता है, तो उसे ही तो परामर्शी न्याय निर्णय कहते हैं। आर्टिकल 143 आप लोग याद रखिएगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय मानना बाध्यकारी नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए हर परामर्श पर सलाह दे ही। अब अंत में बात करते हैं 7 से। तो दोस्तों 7 से याद रखिएगा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। क्या कहा मैंने? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये तत्व भी हमने कनाडा से ग्रहण किया है। और आप जानते हैं संघीय व्यवस्था में आपको कई बार बतला चुका हूँ कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न स्वशासी प्रांतों को एक केंद्र सरकार के अधीन कार्य करना होता है, वह संघीय व्यवस्था कहलाती है। यहाँ स्वशासी प्रांत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रांतों को कई सारी फ्रीडम संघ के भीतर दी होती है, लेकिन अंत में वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, प्रतिरक्षा का मामला हो, विदेश नीति हो, संचार हो, इसमें केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। तो केंद्र हमेशा ऊपर होता है। तो ऐसी संघीय व्यवस्था में अगर केंद्र को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाए, बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी जाए, तो कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र क्या है? सशक्त।
जबकि आदर्शवादी संघ वह होता है जिसमें केंद्र और प्रांतों को बराबर शक्तियाँ दी जाती है। लेकिन जब सशक्त केंद्र की बात की जाएगी तो उसमें संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हमेशा केंद्र को शक्तिशाली या मजबूत रखा जाएगा। और जब भारत का निर्माण हो रहा था तो ऐसे समय में जहां विभिन्न प्रांत भारत से अलग रहकर, पृथक रहकर स्वतंत्र राष्ट्र बनने का सपना देख रहे थे, तो ऐसे समय में जरूरत थी कि भारत का केंद्र इतना मजबूत हो ताकि वो अपने संघ की रक्षा कर सके और ऐसी अलगाववादी और पृथकतावादी शक्तियों को कुचल सके। इसके लिए हमने कनाडा के संविधान का रुख किया और सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अब चाहे वो राज्यों में केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो, या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना हो, या विधायी, कार्यपालिका और आर्थिक या वित्तीय शक्तियों के स्तर पर केंद्र के पास अधिक शक्ति होना हो, ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सशक्त बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।